अग्निपथ, क्या ये जो स्कीम है ये कोई स्कैम है या फिर ये वाकई में कोई फ़ायदे वाली स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे और इस वीडियो में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि इसके पीछे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार के बहुत सारे जगहों पे इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, रोड जाम हुए, रेलवे ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं में इस कदर नाराजगी है कि युवा सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये सब चीज़ पे भी बात करेंगे, लोगों की क्या डिमांड है इस स्कीम से रिलेटेड, इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए और कंप्लीट इसकी हिस्ट्री क्या है, कितने आपको पेमेंट आपके हाथ में मिलेंगे। तो सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा, साथ ही में इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि जो लोग स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं या फिर जो लोगों को इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? अग्निपथ की। तो अग्निपथ मूवी की नहीं बात करें, अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करें। ये सब चीज़ें तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा, वही स्कीम जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसमें क्या है कि 45 से 50 हज़ार जो सोल्जर्स है वो हर साल अब मिलिट्री में रिक्रूट होंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे जो चेंजेस, मतलब इसमें जो बहुत सारे नियम है, बहुत सारे जो क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोग अब सड़क पर उतर गए। लोग मतलब क्या है, यही जो युवक है खासकर जो कि इसमें एनरोल नहीं हो सकता है, वो लोग सड़क पर उतर गए हैं। तो लोग इसमें क्या कुछ चेंजेस चाहते हैं उस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन उस पर आने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि एग्जैक्ट इस स्कीम में आपको क्या फायदा मिलेगा, इसमें आपको कितना पेमेंट मिलेगा, पेमेंट के बाद आपकी जो 4 साल के बाद आपकी टोटल अर्निंग वो आपके हाथ में कितना आएगी, अगर आप गलती से मर जाते हो तो उसमें आपको कितना इंश्योरेंस मिलेगा, और 4 साल के बाद यहाँ पे आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले उस पर हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को इस पर भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कोशिश मैं ये करूंगा कि एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझाया जाए कि आपके साथ यहाँ 4 साल में क्या क्या होगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जी हाँ, मतलब कौन से लोग इसको भर सकते हैं, कौन से लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये जानते हैं। तो फिलहाल जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो दायरा रखा गया है, मतलब जो इसके लिए पैरामीटर्स रखे गए हैं वो ये है कि सारे 17 साल से लेकर 21 साल तक यही जो बीच के एज ग्रुप के युवा है इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी मैं नहीं भर सकता, लेकिन जो 21 साल तक है वो भर सकते हैं। सो ये जो एज वाला पैरामीटर है, मतलब इतना जो बैरियर रख दिया गया है कि सिर्फ 21 साल तक लोग भरेंगे, तो इसकी वजह से भी लोग काफी ज्यादा नाराज है। इसके बारे में भी हम लोग जल्द बात करेंगे। तो दोस्तों ये तो सबसे पहले बात हो गई कि कितने एज ग्रुप वाले भर सकते हैं। तो सारे 17 साल से लेकर 21 साल तक के जो युवा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की जो वेबसाइट है करेंटली, उसमें आपको जो इसका पेज है वो अपडेट मिलते हुए दिख जाएगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे अग्निपथ स्कीम जो है उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है। फिलहाल जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मिलिट्री वाली पेज पे अभी तक से, मतलब इंडियन आर्मी वाली पेज पे अभी तक से इन्फॉर्मेशन नहीं जाहिर की गई है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको पे और बेनिफिट्स कितना मिलेगा। सबसे ज्यादा लोग इसी के लिए चिंतित है, और लोग चिंतित हो भी क्यों ना, क्योंकि लोग अगर 4 साल मिलिट्री में सर्विस देंगे तो वो लोग चाहेंगे कि उनको कुछ हाथ में अच्छी पैकेज मिले, कुछ हाथ में अच्छी सैलरी मिले। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एकदम कट एंड क्लियर बात बताऊंगा कि आपको फर्स्ट ईयर कितनी सैलरी मिलेगी, सेकंड ईयर कितनी मिलेगी, आपको कैश इन हैंड यानी जो आपके हाथ में ऐसा पीएफ काट के, यानी जो भी गवर्नमेंट काटेगी अपनी स्कीम के अंदर, उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ में डिस्प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऊपर में ये लिखा हुआ है कि इन हैंड आपको 70% मिलेगा, और जो सेवा निधि प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें आपको 30% मिलेगा। मतलब जितनी सैलरी आपकी सेवा निधि स्कीम में कटेगी उतनी ही सेम अमाउंट जो है गवर्नमेंट आपके अकाउंट में भी डालेगी ताकि 4 साल बाद आपको एक अच्छा अमाउंट मिले। लेकिन पहले ये जानते हैं कि पहले साल कितना आपको सैलरी मिलेगा। सो फर्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टोटल 30,000 है, लेकिन यहाँ आपको कैश इन हैंड मिलेगा इसका 70% यानी 21,000 रुपये। 9,000 रुपये आपकी सेवा निधि प्रोग्राम जो है उसमें कट जाएगी। सेकेंड ईयर आपकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 33,000, जिसमें कि आपको कैश इन हैंड मतलब आपकी हाथ में आएगी 23,100 रुपये, और आपकी जो सेवा निधि प्रोग्राम है उसमें 9900 मतलब 9,900 रुपये कट जाएंगे। थर्ड ईयर में जब आप लोग आओगे तो आपको मिलेंगे 36,500 रुपये, और यहाँ पे आपको हाथ में मिलेंगे 25,580 रुपये, और 10,950 रुपये सेवा निधि प्रोग्राम में आपके कट जाएंगे। और चौथा जो यहाँ पे लास्ट ईयर की जो आपकी सर्विस रहेगी, यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000, लेकिन आपको कट के हाथ में मिलेगा 28,000, और 12,000 रुपये आपकी सेवा निधि प्रोग्राम में कटेगी। और ये 12,000 रुपये गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में, मतलब जितना अभी तक मैंने आपको बताया कि जितना अमाउंट आपका कटेगा उतना सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी आपके हर साल अकाउंट में डालेगी। और ये 4 साल बाद आपको टोटल पैसे मिलेंगे 10,04,000 रुपये। तो दोस्तों ये जो सैलरी वाली पॉइंट है उस पर आगे जंप करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि जैसा मैंने आपको बोला कि 4 साल बाद आपको लगभग 10,02,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये लमसम अमाउंट नहीं है। लमसम अमाउंट जो है वो आपको मिलेगा 11,71,000 रुपये का, क्योंकि ये जो 10,04,000 रुपये है ये तो टोटल आपके जो कटे हैं उसी को मिला जुला के मिलेगा, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है। तो 10,02,000 रुपये में इंटरेस्ट जोड़ जार के लमसम आपको 4 साल के बाद मिलेगा 11,71,000 रुपये, जैसा आपकी स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो रहा होगा।
एंड इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक बात क्या है कि ये जो लमसम अमाउंट आपको मिलेगा ये टैक्स फ्री रहेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत बार जब रिटायरमेंट की सेटलमेंट दी जाती है तो उसमें से भी टैक्स डिडक्ट हो जाता है। मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी में कोई बंदा काम करता है, अगर उसको 50 लाख रुपए मिलते हैं रिटायरमेंट की एज अ सेटलमेंट के लिए, तो उसमें भी उसको कुछ पैसे कट जाते हैं, हाथ में उसको तकरीबन 40 लाख 38 लाख रुपए ही मिलते हैं। लेकिन ये जो 11,71,000 रुपए आपकी जो लमसम अमाउंट है ये टोटली टैक्स फ्री रखी गई है। दोस्तों ये तो बात हुई कौन लोग इसमें अपने आपको एनरोल कर सकते हैं और कितनी सैलरी दी जाएगी। लेकिन जैसा कि ये इंडियन आर्मी की ड्यूटी है तो इसमें बहुत बार अनफॉर्चुनेट मूवमेंट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके साथ कुछ भी अनफॉर्चुनेट मूवमेंट होता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में आपके लिए इंश्योरेंस रखा गया है। और इस इंश्योरेंस में टोटल आपको जो कवर है वो है 48 लाख का। सो ये 48 लाख रुपए एज अ लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलेंगे 4 साल के लिए। तो ये 4 साल में अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो आपको 48 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है। एंड उससे भी बड़ी बात डेथ की, तो अगर डेथ हो जाती किसी अग्निवीर की, जी हाँ अग्निवीर, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इससे जो भी युवा मिलिट्री में एनरोल होते हैं उनको हम लोग अग्निवीर कहेंगे। तो मैं भी अग्निवीर कह रहा हूँ। तो इसीलिए अगर कोई भी अग्निवीर की यहाँ पे डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको 1 करोड़ तक का अमाउंट मिला जाएगा। और अगर उनकी डेथ हो जाती है, जैसे मान लीजिए उनकी 2nd ईयर ऑफ सर्विस में या फिर 3rd ईयर ऑफ सर्विस में, तो जितनी उनकी सर्विस की टेन्योर बाकी रहेगी तो उतना उनको पेमेंट भी चलते रहेगा। मतलब उनकी सैलरी जो है उनके घर वाले या फिर जो भी उनके नॉमिनी है उनको मिलते रहेगी। तो 1 करोड़ की अमाउंट प्लस सैलरी मिल जाएगी अगर किसी भी अग्निवीर की डेथ होती है। तो यहाँ पे एक बात गवर्नमेंट ने और ऐड किया है कि अगर किसी भी अग्निवीर की बहुत अच्छी ड्यूटी लगती है किसी भी मिलिट्री पर्सनल को या फिर मिलिट्री वालों को, तो उनमें से 25% जो लोग हैं उनको ये लोग परमानेंट रख लेंगे 15 साल तक। जी हाँ, मतलब ये जो जितने भी बंदे रिक्रूट होंगे इसमें 25% जो लोग हैं वो 15 साल तक अपनी जो सर्विस उसको कंटिन्यू करेंगे अगर वो मिलिट्री में इन 4 साल में बहुत ही अच्छी परफॉर्म करते हैं तो। और अगर 4 साल में अच्छी मतलब नॉर्मल परफॉर्म करते हैं तो 4 साल के बाद उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा, फिर उनके बाद मिलिट्री से उनका उतना लेना देना नहीं रहेगा। तो 4 साल में अगर किसी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मतलब एकदम रेपुटेड रहती है, एकदम टॉप नॉच रहती है, तो मिलिट्री उनको आगे 15 साल के लिए भी सर्विस में रख लेगी। और लगभग बोला यह जा रहा है कि 25% जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए 50,000 अगर लोग इससे एनरोल हो रहे हैं तो उसका 25% यानी 12,500 लोग जो है आगे 15 साल तक इसमें अपनी सर्विस दे पाएंगे। तो दोस्तों ये तो वो डिटेल होगा जो कि मैंने आपको बताया। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बात पता भी होगी कि भाई अग्निपथ स्कीम क्या है, कितने से सैलरी मिलेगी। सैलरी वाली पॉइंट को मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में आपके साथ शेयर किया ताकि आपको एक्जैक्ट पता चले कि आपको कितना अमाउंट मिल रहा है। तो सैलरी मैंने आपको बता दी, कौन से लोग इसको भर सकते हैं वो बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, कौन से लोग इसमें 15 साल तक रहेंगे, कितना आपको अमाउंट मिलेगा, देते हुए सब चीज क्लियर कर दिया। लेकिन आप बात करते हैं कि क्या जो ये स्कीम है वाकई में फायदेमंद है कि या फिर सिर्फ नाम की है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो है इसमें एज लिमिट का। अभी जो मैं आपके सामने जो डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि इंडिया में जो 63% इंडियंस है, मतलब जो 63% भारतीय युवा है, उनमें से बेरोजगारों की जो एज है वो है 20 से 24 साल। मतलब अगर आप जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनकी परसेंटेज निकालोगे तो उसमें से सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो आपको 20 से 24 साल की देखने को मिलेगी। जी हाँ, 20 से 24 साल। तो लोगों का सबसे ज्यादा चिर इसी बात का है कि भाई इसमें 21 साल तक का एज लिमिट क्यों है, क्योंकि ग्रेजुएशन एक बंदा 21 साल में कंप्लीट करता है, 18 साल की उम्र में एक बंदा 12 कंप्लीट करता है यानी अपनी इंटर को कंप्लीट करता है, और बहुत ही कम ही ऐसी बंदे होंगे जो 17, 18, 19 साल में मिलिट्री को ज्वाइन करेंगे अगर वो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली वीक होंगे। क्योंकि हर लोग चाहेंगे कि भाई एक बार मैं अपनी एजुकेशन प्रॉपर कंप्लीट कर लूं, उसके बाद डायरेक्टली मैं मिलिट्री को ज्वाइन करूंगा ताकि मेरे को एक अच्छी उसमें मेरे को एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, एक अच्छी सैलरी मिल जाए और मैं उसको एज अ लाइफ टाइम मतलब जितना है 15-20 साल तक उसको ज्वाइन कर सकूं। तो इसीलिए सबसे पहले लोगों की ये डिमांड है, और बिहार में भी जितने प्रोटेस्ट हुए उसमें से सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये था कि भाई इसकी जो एज लिमिट है उसको बढ़ाओ, कम से कम इसको 24 से 25 साल करो। लेकिन मेरे को लगता है गवर्नमेंट 24 से 25 करेगी नहीं, हो सकता है कि 23 साल तक कर दे, 23 या 24 साल तक। एंड जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो एज ग्रुप है उसमें से सबसे ज्यादा 20 से 24 वाले हैं। तो 21 साल के बाद जब बंदा ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तभी उसके पास उतनी ऑप्शंस बचती नहीं कि कौन सी जॉब में जाए, किस में ना जाए। बहुत लोगों की क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी जॉब में जाए, वैकेंसी नहीं रहती है। तो ये सब कंडीशन में इस एज ग्रुप वाले लोगों को ज्यादा फायदा मिलना चाहिए था इस स्कीम के अंडर। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर ये सब जो प्रोटेस्ट देखते हुए गवर्नमेंट इसकी एज लिमिट जो है उसको बढ़ा दे। आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो ये तो पहली डिमांड होगी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी, और दूसरी उनकी डिमांड ये है कि ये जो 4 साल का टेन्योर है इसको बढ़ाकर कर दिया जाए 7 साल या फिर 6 साल का। क्योंकि 4 साल के बाद तो वो लोग वहीं पहुंच जाएंगे जहां से उन लोगों ने स्टार्ट किया था, और उन लोगों का ये कहना है कि 4 साल में कितना ही उन लोगों को पैसा मिल जाएगा जिसकी वजह से वो लोग अपनी नेक्स्ट लाइफ में या फिर आने वाले दिनों में उससे फायदा उठा सके। क्योंकि 10 से 11 लाख रुपए फिर अगर आगे की वो लोग कुछ पढ़ाई करते हैं तो उसी में चल जाएगा, या फिर आगे कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी चालू करते हैं तो उसी में ये 10-12 लाख रुपए चल जाएंगे। तो लोगों का ये कहना है कि इसका जो टेन्योर है उसको बढ़ाकर 7 साल तक किया जाए। क्योंकि 7 साल होगा तो उसके बाद 7 साल के बाद जब रिटायरमेंट होगी तो उस समय कुछ अच्छा अमाउंट उन लोगों को मिल जाएगा, तकरीबन 20-25 लाख का अमाउंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग आगे इस पैसे को कुछ अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज कर पाए। वैसे ऐसा नहीं है कि 10 लाख या 11 लाख रुपए कम होती है, लेकिन लोगों का अभी यही डिमांड है
है, मतलब युवकों का ये डिमांड है कि इसको बढ़ाकर 7 साल किया जाए। तो पहली चीज़ तो होगी कि इसमें एज लिमिट बढ़ाने की मांग हो रही है। दूसरी चीज़ हो गई कि इसका टेन्योर बढ़ाने का मांग हो रहा है। तीसरी चीज़ इसमें ये हो गई कि लोगों का ये कहना है कि जो 25% की जो आप लोगों ने क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि इतने 25% लोगों को हम लोग परमानेंट कर देंगे 4 साल के बाद भी, अगर उनकी सर्विस अच्छी रहती है तो लोगों का ये कहना है कि इसको बढ़ाकर करो 50%। अब 50% मेरे को तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट 50% करेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट 50% करेगी तो गवर्नमेंट का फिर से एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का ओवरऑल इस स्कीम को लाने का यही मोटिव है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहती है, क्योंकि इंडियन मिलिट्री का अगर आप बजट देखोगे जो कि 55 से 60 बिलियन डॉलर के आसपास झूलता है, तो इसमें से एक बहुत ही बड़ा अमाउंट सैलरी और पेंशन देने में ही निकल जाता है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर एक यंग एज ग्रुप मिलिट्री में रहेगी तो हाई एज ग्रुप वाले लोगों को उतना ज़्यादा मिलिट्री में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इन लोगों में मतलब इन कम ही लोगों में ज़्यादा काम हो जाएगा ज़्यादा लोगों का, मतलब ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोगों का। मतलब गवर्नमेंट का ये है कि कम एज ग्रुप वाले लोग जो है वो ज़्यादा काम कर सकते हैं ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोगों से। मतलब ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोगों की अगर संख्या ज़्यादा भी है तो वो लोग उतना नहीं करने पाएंगे जितना कि एक यंग एज पॉपुलेशन कर लेगी। तो ये बात सही है। तो गवर्नमेंट का स्कीम का बिहाइंड द मोटिव ये है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहती है, और ये बात सही भी है कि हमारे देश में सैलरी पेंशन में बहुत ज़्यादा पैसे चल जाते हैं और हम लोगों के पास हथियार खरीदने के लिए मात्र 10-12 बिलियन डॉलर ही बचते हैं। फिलहाल के लिए इंडियन मिलिट्री में जो एवरेज एज है वो है 32 ईयर्स यानी 32 साल, लेकिन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इसको रिड्यूस करके कर दिया जाए 26 साल। तो ये जो स्कीम है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में चलता है, और भी बहुत सारी कंट्री में चलता है, जैसे कि इजराइल में चलता है, लेकिन इजराइल में ये कंपलसरी स्कीम है, मतलब आपको मिलिट्री में सर्विस देनी है। यहाँ तो लोग जबरदस्ती घुसना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट घुसा नहीं पा रही है, लेकिन इजराइल में पॉपुलेशन बहुत कम है जिसकी वजह से वहाँ पे हर लोगों को मिलिट्री में सर्विस देनी ही देनी है। चाइना में भी ये स्कीम चलता है, लेकिन चाइना में कंपलसरी नहीं है, जिन लोगों को पसंद है वो लोग जाए, जिन लोगों को नहीं पसंद है वो लोग मत जाए। कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी ये स्कीम चल रही है। बट बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि लोग डिमांड करें कि इसकी एज लिमिट बढ़ाओ, इसकी टेन्योर बढ़ाओ। तो दोस्तों ये सब कुछ मेजर डिमांड्स है जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही है। सबसे पहले इसमें की एज लिमिट बढ़ाओ, इसकी जो टेन्योर है वो बढ़ाओ, और इसमें जो लम्स अमाउंट मिल रहा है 11 लाख रुपए का उसको भी बढ़ाओ, क्योंकि 4 साल बाद 11 लाख रुपए अगर इन्फ्लेशन का काउंट की जाए तो उनसे उन लोगों को उतना फायदा नहीं होगा। सो फिलहाल स्टूडेंट्स का यही कहना है। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट अपना डिसीजन तो चेंज जरूर से करेगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट यहाँ पे एज लिमिट जो है उसको बढ़ाएगी, और हो सकता है कि जो टेन्योर है उसको भी 4 से 6 साल कर दे, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि 4 साल के लिए मिलिट्री में कौन जाए, क्योंकि उसमें 8 से 9 महीने की तो ट्रेनिंग होगी, 3 साल की सर्विस होगी, और 3 साल की सर्विस के बाद क्या वापस वहीं पे जहां से स्टार्ट किया था। तो लोगों का सबसे बड़ा एलिगेशन यहाँ पे यही है कि ये सब चीज़ों की इसमें चेंजेस होनी चाहिए। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें क्या क्या और चेंजेस होने चाहिए, और ये जो लोग डिमांड करें कि ये सब चेंजेस होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्या ये सही है या फिर ये बेबुनियाद है? सो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, जहाँ पे हम लोगों ने बात की अग्निपथ स्कीम की, इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, इसमें से लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या स्कीम सही है कि नहीं है, और इसके पीछे का क्या रीजन था जिसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। तो सभी चीजें मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे कोई और एक न्यू वीडियो में।